हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म के फंडामेंटल्स को समझेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। इससे पहले जो भी न्यू व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप क्या होता है? व्हेन टू और मोर पर्सन्स आर एंटर टू एन एग्रीमेंट फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस टू रन इट एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस, इट इज़ टर्मेड पार्टनरशिप। यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक समझौते के तहत किसी भी बिजनेस को शुरू करने का फैसला लेते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ये भी समझौता करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस को आपस में बांट लिया जाएगा, इसी को पार्टनरशिप कहा जाता है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार पार्टनरशिप क्या है? एक संबंध है किसके बीच? एक पर्सन के बीच जो सहमति दिखाता है बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने में, ठीक है। अब वो बिजनेस जो है यानी वो साझेदारी फर्म जो है वो चाहे तो सारे व्यक्ति भी चला सकते हैं उसको, या सारे व्यक्तियों की तरफ से कोई एक व्यक्ति भी पार्टनरशिप फर्म को चला सकता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे नेचर, फीचर और एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी एक पार्टनरशिप की फीचर्स क्या होती है या उसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी एक पार्टनरशिप के लिए क्या क्या होना जरूरी है। चलिए सबसे पहले टू और मोर पर्सन्स, यानी पार्टनरशिप के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है, क्योंकि स्वयं एक व्यक्ति खुद का साझेदार नहीं हो सकता है। पार्टनरशिप जब भी होगा तो दो व्यक्ति होंगे या उससे अधिक व्यक्ति होंगे, ठीक है। चलिए दूसरा है एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप तभी हो सकता है जब जो भी साझेदार हैं उनके बीच क्या हो? एग्रीमेंट का होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एग्रीमेंट ओरल यानी मौखिक और रिटन यानी लिखित भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि जो एग्रीमेंट होना चाहिए किसी भी पार्टनरशिप के लिए वो क्या होना चाहिए? रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लॉफुल बिजनेस। अब तीसरा जो एलिमेंट है वो क्या है? एक लॉफुल बिजनेस हो, यानी एक वैध व्यवसाय का होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग। अब अगला जो एलिमेंट है वो पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि जितने भी पार्टनर्स हों, चाहे वो दो हों या दो से अधिक हों, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग का होना जरूरी है, यानी सारे साझेदार जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या करेंगे? आपस में बांटेंगे। अब उसका रेट या तो इक्वली हो सकता है, या अगर पार्टनरशिप डीड है यानी एग्रीमेंट है तो उसमें अब उस समझौते के तहत प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जितना भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। अब देखिए, अब म्यूचुअल एजेंसी के अंतर्गत क्या है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म होती है वो पार्टनरशिप फर्म को चाहे तो सारे पार्टनर्स मिलकर चला सकते हैं, या उन सारे पार्टनर्स की तरफ से कोई एक व्यक्ति भी, कोई एक पार्टनर भी उस पार्टनरशिप फर्म को चला सकता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नॉट सेपरेट एंटिटी। अब देखिए यहाँ पे जो पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म का अलग एंटिटी नहीं होता है पार्टनर्स से, यानी
पार्टनरशिप फर्म तभी क्रिएट होगा जब पार्टनरशिप की इस स्थापना होगी, और पार्टनरशिप तभी हो सकता है जब एक पार्टनरशिप फर्म होगी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी यानी असीमित दायित्व। अब देखिए यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं उनकी उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, यानी एकाकी व्यापार में होता है कि एक व्यक्ति जो व्यवसाय का मालिक होता है तो उस व्यवसाय के प्रति जो इसकी जिम्मेदारी होती है, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। उसी तरह पार्टनर्स भी क्या होते हैं कि वो पार्टनरशिप फर्म के ऑनर होते हैं। इस वजह से उनका उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट विदाउट कॉन्सेंट। अब देखिए एक पार्टनर जो है वो अपना इंटरेस्ट फर्म में अपने इंटरेस्ट को बिना कॉन्सेंट के ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। यानी अगर जब तक से सारे साझेदार एग्री नहीं हो जाते हैं तब तक से एक पार्टनर अपने राइट को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंप सकता है। जैसे मान लीजिए कि ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं। ए ने सोचा कि जो उसका राइट है, यानी वो अपने साझेदारी में जो उसका हिस्सा है वो ट्रांसफ़र कर दे किसको, अपने बेटे डी को। ठीक है, अपने जगह पे वो डी को ऑनर बनाना चाहता है। अब ये तभी पॉसिबल होगा जब ए और सी दोनों एग्री नहीं हो जाते हैं। ठीक है, जब तक से बी और सी की सहमति नहीं होती है तब तक से ए जो है अपना इंटरेस्ट डी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है इसेंशियल ऑफ अ गुड पार्टनरशिप, यानी एक पार्टनरशिप के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं। सबसे पहला है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। सबसे पहले म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए सारे पार्टनर्स को एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, यानी जो है एक आइडियल पार्टनरशिप में क्या होता है कि सबसे पहले सारे पार्टनर्स के बीच एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है और एक स्पिरिट होती है हेल्पफुलनेस की। साथ ही साथ जो है वो जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके अंदर ये भावना होती है कि वो सारे साझेदारों के प्रति एक अच्छी भावना रखते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है ना, और एक दूसरे पे भरोसा होता है। ठीक है, वो एक दूसरे को चीटिंग के पर्पज़ से, उनका इंटेंशन एक दूसरे को चीट करना नहीं होता है। दूसरा है ऑनेस्टी इन डीलिंग, यानी हर साझेदारों का व्यवहार जो हो, डीलिंग जो होना चाहिए एक दूसरे के साथ, वो क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। यानी कोई ये भावना ना हो किसी भी साझेदार का कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अपने दूसरे किसी पार्टनर्स को क्या करें, चीट करें। तीसरा है ऑनरिंग द पार्टनरशिप डिड। अब देखिए यहाँ पे जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच अगर पार्टनरशिप डिड है यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो हर पार्टनर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पार्टनरशिप डिड को क्या करें, फॉलो करें। यानी जो डिड एग्रीमेंट तैयार किया गया है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म को चलाया जाए और सारे पार्टनर्स का जो एक्ट होना चाहिए उसी पार्टनरशिप डिड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ट्रू एंड फेयर्स अकाउंट। अब देखिए बाकी सारे जितने भी बिजनेस होते हैं उनके द्वारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं वो ट्रू एंड फेयर होते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए भी ज़रूरी है कि वो भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ट्रू एंड फेयर बनाए। ठीक है, जो भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है वो सही और सत्य होना जरूरी है। अब क्या होगा, इसलिए ताकि जो भी पार्टनर हैं उनको पता चल सके, सारे ट्रांजैक्शन को वो जान सकें। हर पार्टनर के लिए जो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट हो वो क्या होना चाहिए, क्लीन एंड क्रिस्टल होना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, रेंडरिंग ट्रू अकाउंट एंड फुल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार किए गए हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए और उसमें
जो भी ट्रांजैक्शन है एक पार्टनरशिप फर्म का, उसमें क्या होना चाहिए, फुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन जो भी पार्टनर हैं उन सभी के पास होना चाहिए, कि हर पार्टनर को पता हो कि उसका बुक्स ऑफ अकाउंट जो है उसके पार्टनरशिप के फाइनेंशियल कंडीशन को क्या दर्शा रहा है, उसका पार्टनरशिप फर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट कितना प्रॉफिट या लॉस दिखा रहा है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ जानेंगे हम लोग कि पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता क्या है, जिसे हिंदी में साझेदारी संलेख या साझेदारी समझौता कहते हैं। चलिए देखते हैं। A written document containing the terms of agreement between the partners pertaining to the rights and duties of partner is known as partnership deed और partnership agreement। अब देखिए यहाँ पे वो लिखित दस्तावेज जो किसी भी पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए तैयार किया जाता है, और उसमें ये तय होता है कि जो भी पार्टनर हैं उस पार्टनरशिप बिजनेस को किस नियम से किस प्रकार से चलाएंगे। ठीक है, और हर पार्टनर्स का राइट क्या होगा, उसकी ड्यूटी क्या होगी। ठीक है, यही लिखित दस्तावेज जिस पे सारे पार्टनर्स क्या होते हैं, उनकी सहमति होती है, उसी को पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड या तो रिटन भी हो सकता है या तो ओरल भी हो सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी की वजह से ये क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि कोई भी पार्टनर जो ओरल एग्रीमेंट हो, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करने में बाद में इनकार कर दें। ठीक है, तो बेहतर क्या है कि रिटर्न होना चाहिए। रिटर्न ज़्यादा ट्रस्टफुल होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड का कंटेंट क्या होता है, उसकी विषय सूची क्या होती है, क्या क्या तथ्य का होना जरूरी है, एक पार्टनरशिप डीड में होता क्या है। सबसे पहले द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। सबसे पहले क्या होता है कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार होता है तो उस एग्रीमेंट में नेम एंड एड्रेस होना चाहिए उस फर्म का, और साथ ही साथ जो है एक उस पार्टनरशिप फर्म का मेन बिजनेस क्या है, यानी किस चीज़ का बिजनेस करेगी, ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा है नेम एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स हैं उनका नाम होना चाहिए, पता होना चाहिए, साथ ही साथ उनका पेशा क्या है ये भी होना चाहिए। तीसरा जो है द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी इंट्रोड्यूस बाई ईच पार्टनर, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं उस पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, वो कितना कैपिटल लगा रहे हैं ये भी क्लियर होना चाहिए। तीसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन एंड ड्राइंग। अब देखो यहाँ पे अगर पार्टनरशिप डीड में ये तय किया गया है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट होना चाहिए या लोन पे इंटरेस्ट होना चाहिए या ड्राइंग पे इंटरेस्ट होना चाहिए, तो उसका रेट क्या होगा ये भी पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। पांचवा है सैलरी कमीशन ETC पेबल टू पार्टनर्स। अब देखिए यहाँ पे सपोज जो है कोई एक पार्टनर सबकी तरफ से पूरे पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं, तो उस पार्टनर को कितनी सैलरी और कमीशन दिया जाएगा ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। अब यहाँ पे जो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो भी मेंशन होना चाहिए। सातवां है डेट ऑफ ओपनिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, यानी किस डेट को पार्टनरशिप फर्म को शुरू किया गया है या किया जाएगा, और उस पार्टनरशिप बिजनेस का ड्यूरेशन क्या होगा, यानी कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप बिजनेस शुरू किया गया है, यह भी क्लियर होना चाहिए। आठवां पॉइंट है द अमाउंट टू बी अलाउड टू ईच पार्टनर फॉर ड्राइंग। अब यहाँ पे एक साझेदारी फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को ज़रूरत पड़ने पर कितना ड्राइंग देगी ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, द मैटर ऑफ विच गुडविल इज टू बी वैल्यूड। अब यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म का गुडविल का जो वैल्यूएशन होगा वो किस मेथड पे होगा ये भी क्लियर होना चाहिए।
एवरेज प्रॉफिट मेथड से होगा, सुपर प्रॉफिट से मेथड से होगा, या कैपिटलाइजेशन मेथड से होगा। किस मेथड को फॉलो करके वो पार्टनरशिप फर्म जो है अपने गुडविल को वैल्यू करेगी, ये भी मेंशन होना चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, द राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर। अब पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर का राइट यानी अधिकार क्या होगा, उसकी ड्यूटी क्या होगी, उसकी लायबिलिटीज़ क्या होगी, ये भी मेंशन होना चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 11, द प्रोसीजर टू बी अलाउड इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब देखिए यहाँ पे सपोज वह नए पार्टनर्स को एडमिट किया जाए, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, या कोई पार्टनर क्या हो जाए, डेथ कर जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके लिए क्या रूल्स होंगे, ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। अगला पॉइंट है द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, यानी फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा। ठीक है, फर्म अपना बुक्स ऑफ अकाउंट जो है 6 मंथ के अंत पे, 3 मंथ के अंत पे, या फिर 1 ईयर के अंत में तैयार करेगी, ये भी मेंशन होना चाहिए। तीसरा है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट्स, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार होना चाहिए जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा हो एक पार्टनरशिप फर्म में, साथ ही साथ जो है उनका ऑडिट यानी अंकेक्षण करा देना चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार किया गया है वो ट्रू एंड फेयर है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अगर उस साझेदारी फर्म का डिसोल्यूशन यानी विघटन हो जाता है, समापन हो जाता है, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, क्या रूल्स होगा। ठीक है, ये भी मेंशन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड पे। अगला पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप का ड्यूरेशन क्या होगा, कितने अवधि के लिए पार्टनरशिप बना है, ये भी मेंशन हो। अगला है मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, यानी किस मेथड के अकॉर्डिंग जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार किए जाएंगे, एक्रूअल बेसिस पे, कैश बेसिस पे, या एक्रूअल एंड कैश दोनों को फॉलो किया जाएगा, मेथड क्या होगा, ये भी मेंशन होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल बी एप्लीकेबल। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसके कंटेंट क्या होते हैं। अगर मान लीजिए पार्टनर्स ने कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार किया ही ना हो, तब वहाँ पे पार्टनरशिप जो फर्म होता है वो किस रूल्स के अकॉर्डिंग उसको चलाया जाता है। तो यहाँ पे जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो क्या होता है, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या हो जाता है, अप्लीकेबल हो जाता है। यानी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो भी रूल है उसको फिर फॉलो करके उस पार्टनरशिप फर्म को चलाना पड़ेगा। क्या क्या रूल्स है, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है नो सैलरी कमीशन इज अलाउड फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस टू एनी पार्टनर। अब मैंने बताया आपको कि पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स की तरफ से कोई एक पार्टनर भी पूरे फर्म को चला सकता है। तो उसके लिए क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन होता है कि कोई अगर सारे पार्टनर्स की तरफ से कोई एक्ट करता है एक पार्टनर, तो उसको अलग से कुछ रेम्यूनरेशन दिया जाना चाहिए, चाहे वो सैलरी हो या फिर कमीशन। ठीक है, लेकिन जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जब अप्लीकेबल होता है, तो इस केस में कोई भी सैलरी या कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं दिया जाता है। ठीक है, अगला क्या होता है रूल, प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। अब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए वो पार्टनर्स के बीच क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में तो कोई भी परसेंट हो सकता है प्रॉफिट या लॉस का, लेकिन जब वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल हो जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे पार्टनर्स के द्वारा जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है उस पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता है। हाँ, पार्टनरशिप डीड में हो सकता है, ये पार्टनर्स अपने खुशी से जितना भी चाहें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रख सकते हैं, उसका रेट
रख सकते हैं, लेकिन जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होगा तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा कैपिटल पे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन लोन। अब देखो यहाँ पे कोई भी लोन या एडवांस अगर दिया गया है पार्टनर्स के द्वारा अपने पार्टनरशिप फर्म को, यानी एक पार्टनर अगर अपने पार्टनरशिप फर्म को कोई भी लोन या एडवांस दे रहा है, ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग उस पर जो उसको मिलने वाला इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, 6% होगा। सालाना कितना मिलेगा, 6% मिलेगा। अब पार्टनरशिप डीड में 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अगला है नो इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर। अब देखिए यहाँ पे अगर पार्टनर ने ड्राइंग किया है, ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म जो होगी, अब अगर जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल होगा तो उस पर ड्राइंग पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, पार्टनरशिप डीड में जितना भी रेट ऑफ ड्राइंग दिया है वो तो देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लीकेबल हो जाता है तो वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अप्लीकेबल नहीं होता है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास। आज अगले क्लास में हम लोग पार्टनरशिप के बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।